जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में यदि आप एडीईओ की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपकी प्लानिंग है कि आप एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सीजी व्यापम ने इसका नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं कि 2017 में जैसा सिलेबस था, 19-20 थोड़ा बहुत चेंज हो के वैसा ही सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए उसी सिलेबस को हम फॉलो करते हुए आजीविका के एक टॉपिक से संस्थागत विकास को देखते हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह के प्रकार और गठन के संबंध में सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इसको जब भी पढ़ेंगे, हम इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। तो आप एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि आप 2 कलर के पेन अपने साथ रखिएगा, और मैं बताता चलूँगा कि किसको आपको एक पर्टिकुलर, सपोज़ आपने रेड कलर रख लिया तो रेड कलर से किसे मार्क करना है, और एक ग्रीन या कोई भी ब्लू कलर रख दीजिए, ब्लैक कलर, फिर दूसरे कलर से किसको मार्क करना है। मैं उसका रीज़न बताऊंगा। अभी आप ऐसे ही एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का ही याद आ रहा है, तो चलिए इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसे हम एक सीक्वेंस में समझेंगे, और ऊपर बढ़िया हेडिंग भी हमने लगा दिया है ताकि आपको किसी भी टॉपिक को जब पढ़ेंगे आप तो आपको दिक्कत ना हो। ये पूरे सीक्वेंस में ही रहेंगे। तो पहला, जैसे ही हम समझते हैं कि एसएचजी एक्चुअल में है क्या, तो स्वयं सहायता समूह वस्तुतः निर्धनों और वंचित लोगों को संगठित करने एवं उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समाधान करने के लिए उन्हें एक साथ लाने का एक उपाय है। तो ये प्रायः हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के बारे में देखते हैं, उनका संगठन वहाँ पे मिलता है। अब देखिए, अब यहाँ से शुरुआत होती है। जैसे मैंने आपको बता रहा था कि आपको 2 रंग के पेन रखने हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह की परिभाषा, एक आप आर्थिक को अंडरलाइन कीजिएगा या बॉक्स बना दीजिएगा ऐसा, एक सामाजिक पृष्ठभूमि को अंडरलाइन कीजिएगा या बॉक्स बना दीजिएगा। ये कीवर्ड हैं इसके। पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं और साझे उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने के इच्छुक लोगों के स्वशासित एवं समकक्षों द्वारा नियंत्रित सूचना समूह है। इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों कि ये आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले, ये कीवर्ड याद रखिएगा। बार बार जब भी आप इसको रिवीजन करेंगे तो सिर्फ आर्थिक और सामाजिक ही आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब हमने देख लिया तो पृष्ठभूमि। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका विकास कैसे हुआ। परिभाषा को देख लिया और अर्थ को समझ लिया। देखिए, महिला स्व सहायता समूह एसएचजी का जन्म बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, और मोहम्मद यूनुस को एसएचजी का पिता कहा जाता है। इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अब भारत में इसकी कब शुरुआत हुई ये जान लेते हैं। भारत में इसकी शुरुआत एक हिसाब से यह चर्चा में आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान। तो ये कीवर्ड है दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसको आपको हाईलाइट करना है। फिर हम देखते हैं कि 1980 के दशक में एक एजेंसी थी मायराडा, इसको बोलते हैं मैसूर पुनर्वास और क्षेत्र विकास एजेंसी, ने क्या किया था, निर्धनों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए एक माइक्रो फाइनेंस रणनीति के रूप में एसएचजी की शुरुआत की थी। तो 1980 के दशक को भी आपको हाईलाइट करना है। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नाबार्ड ने 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत की। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप रेड कलर से मार्क कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे इसमें क्या विकास हुए। अब ये तो हो गया इसके विकास की प्रक्रिया। अब इसमें सरकारी मान्यता कब मिली? सरकारी मान्यता का एक चरण हुआ, जिसमें क्या हुआ, 1999 में SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के माध्यम से एसएचजी के गठन पर बल दिया गया। और फिर पुनः 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM के माध्यम से एसएचजी को सशक्त किया गया। तो ये चारों सन को आपको अच्छे से याद करना है, इससे पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है। चलिए, अब हमने क्रम से देख लिया कि एसएचजी का गठन कैसे हुआ। अब इसके गठन करने के पीछे के उद्देश्य क्या हैं।
तो ये इसको जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबों के मध्य संगठन की भावना को सशक्त करना, पहला। सदस्यों में बचत की आदत डालना, दूसरा। सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से जोड़ना और अपनी क्षमता अनुसार बचत करना और छोटी छोटी बचतों के माध्यम से सामूहिक पूंजी का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट आता है कि अपने छोटे छोटे ऋण की आवश्यकता की पूर्ति समूह से करना एवं लिए गए ऋण को नियत समय पर वापस करना। जैसे आप कॉन्सेप्ट इसके जान ही रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह में जो सदस्य होते हैं वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट, कुछ पैसे जमा करते हैं हर बैठक में, और वो क्या करते हैं, अपने एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए ही उस पैसे का उपयोग करते हैं। तो बस ये इसी के ऊपर का ये उद्देश्य था। उद्देश्य तो नॉर्मली पूछे जाने की संभावना नहीं है क्योंकि ये थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए, स्वयं सहायता समूह के प्रकार, ऐसा कोई किसी भी NRLM के साइट में या किसी में ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम आपके पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पहला हो गया संख्या के आधार पर, दूसरा हम कर लेते हैं सदस्यता के आधार पर, और तीसरा हम देखते हैं आर्थिक आधार पर। चलिए अब इन सब चीज़ों को एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला आते हैं हम संख्या आधारित। देखिए, पहला जो फर्स्ट टाइप है वो आदर्श आकार होता है 10 से 20 सदस्यों का समूह, इसको आदर्श माना जाता है। दूसरा, अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए क्या क्या 10 से कम भी हो सकते हैं? बिल्कुल 10 से कम हो सकते हैं। दूसरे समूह की हम बात करते हैं तो न्यूनतम 5 सदस्य भी हो सकते हैं। ये विशेष प्रकार के समूहों के लिए है, और वो विशेष प्रकार के समूह क्या है दोस्तों? तो पहला हम देखते हैं, ये है विकलांग समूहों का सदस्यों का समूह। विकलांग, सॉरी से इसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ, विकलांग नहीं दिव्यांग पढ़ना है आपको, ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, आई एग्री। फिर लघु सिंचाई योजना से संबंधित है ना, PVTG से संबंधित, दुर्गम क्षेत्रों के समूह जो रहने वाले हैं, और सुदूर जनजाति क्षेत्रों में। ऐसी स्थिति में न्यूनतम 5 सदस्य भी हो सकते हैं। तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आपको हाईलाइट करते हुए चलना है। जैसे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे ना, उसको आप क्या करिए, रेड कलर से मार्क कीजिए, और जो आपको लगता है उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है उसको आप क्या करिए, ग्रीन कलर से या ब्लू कलर से या ब्लैक कलर से मार्क कीजिए। तो क्या, जब भी आप रिवीजन करेंगे ना दोस्तों, तो आप रेड कलर को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप ग्रीन या दूसरे कलर पे आ जाइएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनना चाहिए हमारे माइंड में, तो क्या 20 से ऊपर सदस्य भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। 20 से अगर ऊपर सदस्य होते हैं तो ऐसे मामलों में समूह को कंपनी एक्ट, सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पंजीकृत न होने की दशा में कोई भी बैंक इनको ऋण नहीं देता। तो हमने देखिए अभी कौन सा प्रकार देखा दोस्तों, संख्या के आधार पर हमने देख लिया। अब दूसरा हमारा जो था वो हमने क्या देखा था, आर्थिक आधार पर हमने देखा था, है ना। तो आर्थिक आधार पर क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूह, इनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है। दूसरा, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले समूह, इनका भी एक ग्रुप बनाया जा सकता है। तो ये हमने एक और आधार देख लिया। अब देखते हैं तीसरे आधार पर आते हैं। तीसरा आधार है सदस्यता आधारित, मतलब कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं या कैसे समूह बनाया जा सकता है। केवल महिला सदस्य वाले समूह, देखिए ये भी एक प्रकार है, बिल्कुल। केवल पुरुष सदस्य वाले समूह, बिल्कुल ये भी सही है। अब पुरुष एवं महिला वाले मिश्रित समूह, प्रायः ना मिश्रित समूह को उतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता जितना केवल महिला सदस्यों के समूह को ही प्रोत्साहन दिया जाता है। चलिए अब अगला सीक्वेंस में बढ़ते हैं कि सदस्यता तो देख लिया हमने, अब कौन कौन से इसके सदस्य हो सकते हैं। देखिए, एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति, चाहे महिला या पुरुष, एक समूह में सदस्य हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि समूह ए है और समूह बी है। ठीक है, तो क्या होगा, समूह ए में मान लीजिए एक घर की एक महिला सदस्य बन गई और समूह बी में पुरुष सदस्य बन गया, लेकिन समूह ए में एक ही परिवार से महिला और पुरुष सदस्य नहीं हो सकते। ये कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो गया। दूसरा, यहाँ पे एक वर्ड आया है परिवार,
तो एनआरएलएम परिवार को कैसे डिफाइन करता है? परिवार का मतलब वो होता है दोस्तों ऐसी इकाई जिसका चूल्हा अलग हो। आप इस चीज़ को तो अच्छे से समझते ही होंगे कि मतलब वो परिवार अलग हो जिसका चूल्हा ही अलग हो। अब इसके सदस्य कौन हो सकते हैं? उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, अधिकतम आयु अलग अलग राज्यों में अलग अलग आता है। जैसे छत्तीसगढ़ के संबंध में मेरी हायर ऑफिशियलों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम ये नहीं चाहते कि एक एज में हम बाउंड कर दें, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एज से जुड़े। इस कारण ना बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको कहीं किसी भी स्रोत में मिलता है तो एक बार आप मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा, क्योंकि मैंने इससे संबंधित लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनको कहना यही था कि अभी हमने कुछ मतलब स्टैंडर्ड कुछ लिमिट हमने डिसाइड करके नहीं रखा है। अगर आपको कहीं भी मिलता है दोस्तों तो मुझे भी एक बार अपडेट करिएगा ताकि मैं भी सुधार कर सकूं, लेकिन वो स्रोत ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, सरकारी स्रोत से होना चाहिए। जहां कभी पढ़े आप सरकारी स्रोत का ही पढ़िएगा, ठीक है। अब चलते हैं। समूह के सदस्य एक ही मोहल्ले, पारे टोले या ग्राम के होने चाहिए, ये हो गया। समूह के समान सदस्य सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जिसके पार एक कार वाला वो हो और दूसरा क्या हो, बेचारा साइकिल वाला हो। तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, कार वालों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। फिर एक सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट आता है कि 80% सदस्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों का होना ही चाहिए। अगर किसी ग्रुप में 10 सदस्य हैं तो ये मान के चलिए 80% मतलब 8 सदस्य ऐसे हो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो। चलिए, अब हमने देख लिया सदस्य देख लिया। अब देखते हैं कि इसका गठन के संबंध में क्या कहा जाता है। देखिए, गठन से संबंध में क्या है कि मजबूत एवं प्रभावी स्वयं सहायता समूह के गठन एवं विकास की निम्न अवस्थाएं होती हैं। मतलब उनको इन 3 चरणों से गुजरना चाहिए। पहला, गठन के पूर्व जागरूकता फैलानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को। लक्षित महिलाओं एवं पुरुषों की पहचान करना चाहिए जो इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं। दूसरा, गठन के दौरान क्या होना चाहिए? प्रारंभिक 7 बैठक एवं समूह संचालन के तरीकों पर चर्चा होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट आता है गठन के बाद क्या होगी, समूह का परिचालन कैसे चले, इसके संबंध में गठन के बाद इसके चर्चा होनी चाहिए। तो ये तो हो गया गठन से संबंधित। अब हम देखते हैं आगे समूह गठन की प्रक्रिया। अब हम गठित कैसे करें। देखिए, समूह की महिलाओं का पहले तो चिन्हांकन करने के बाद एसएचजी के लाभ पर आप चर्चा करेंगे। अब जैसे आपको पता चल गया कि ये इच्छुक हैं तो वो आपके एक प्राइमरी सदस्य बन जाते हैं। फिर सदस्यों से परामर्श कर प्रथम और औपचारिक बैठक की तिथि और बचत राशि को आप तय करेंगे। फिर ऐसे सदस्यों के समूह जो एसएचजी निर्माण करने के इच्छुक हो, एसएचजी के रूप में गठित कर लिया जाएगा। तो इन चरणों से गुजर करके हम एसएचजी को गठित कर लेते हैं। अब देखिए, हम पूरे सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए और हमने क्या कर लिया, अब एसएचजी को गठित कर लिया। तो अब एसएचजी को जैसे ही हमने गठन किया दोस्तों, तो नेक्स्ट सीक्वेंस आता है, वो आता है अब उसका नामकरण किया जाए। तो देखिए, ये बताया गया है गाइडलाइन में कि यह आवश्यक नहीं है कि समूह के नाम में एसएचजी ही लिखा हो। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है। इसमें व्यापम आपको ट्रैप में फंसा सकता है कि एसएचजी के नाम में क्या होना चाहिए, नामकरण में एसएचजी लिखा ही होना चाहिए। तो इसको आपने हाईलाइट कर लिया तो बिल्कुल दोस्तों यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर गठन के समय या प्रारंभिक माह में ही सदस्यों द्वारा समूह का नामकरण कर लिया जाना चाहिए। आपसी एक दूसरे से डिस्कस करके वो अपना नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप अभी छोड़ दीजिएगा, इसको हम पंजीकरण वाले में पढ़ेंगे, इसको हटा दीजिएगा, है ना। ये आ गया हमारा। अब देखिए, अब हमने जैसे ही क्या किया, इसके बारे में डिस्कस किया, उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस जो आता है वो है पदाधिकारी। तो कौन कौन पदाधिकारी होते हैं? तो प्राइमरी 3 लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता है, एक अध्यक्ष, दूसरा सचिव और तीसरा कोषाध्यक्ष। ये तो 3 रहते ही हैं दोस्तों, है ना। इसके बारे में आपको जानना ही है, इससे पूछे जाने की संभावना है। अच्छा देखिए, अब सामान्यतः यह 1 वर्ष के पश्चात दूसरे सदस्यों को पदाधिकारी बनाने का मौका मिलना चाहिए। मतलब ये एक आपसी सहमति से ना ये 1 साल के लिए बनते हैं और 2 साल के लिए भी बनाया जा सकता है, लेकिन सबको इसका अवसर मिलना चाहिए। ऐसे करके 1 साल बनाते हैं और ये रोटेशन में
चलते रहता है कि दूसरे सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए। चलिए, अब पंजीकरण जो मैंने आपको ऊपर में क्रॉस कराया था वो अब आ गया। अब हमने गठित कर लिया, हमारे सदस्य बन गए। अब हम पंजीकरण कैसे करें? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पोर्टल में आप जाके पंजीकरण कर सकते हैं। CGSRLM के माध्यम से हम पंजीकरण कर सकते हैं। अब इसके बारे में एक कीवर्ड है, SHG एक अनौपचारिक संगठन है दोस्तों। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन को आप समझते होंगे, ये अनौपचारिक संगठन है। ये क्या है? पंजीकृत और गैर पंजीकृत हो सकते हैं। ये इसमें आपको फंसाया जा सकता है कि SHG केवल पंजीकृत ही होते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये अपंजीकृत भी होते हैं, ठीक है, यानी कि गैर पंजीकृत। देखिए, अब इसके लिए क्या है? इसके लिए किसी भी सोसाइटी अधिनियम, राज्य सरकारी अधिनियम, एक साझेदारी फर्म के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। मतलब ये आप मैंडेटरी या अनिवार्य नहीं कर सकते कि आप पंजीकृत होना ही चाहिए। सरकार क्या कर दी है, इनको ऑफिशियल काम में ज़्यादा इनका टाइम वेस्ट ना हो, ऐसे करके सरकार ने छूट दी है कि आप पंजीकृत नहीं हैं तो भी आपको सरकारी जो भी कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। हालांकि राज्य में प्रचलित अधिनियमों के अंतर्गत इनको पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इस ट्रैप में आपको फंसाया जा सकता है, तो इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। चलिए, अब हमने पंजीकरण भी करा लिया। अब नेक्स्ट इसका सीक्वेंस आता है कि नियमावली क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पहला है ये ए होना चाहिए। एक आचार संहिता बनानी चाहिए, ठीक है। समूह की नियमित बैठक कब, कहाँ और किस समय होगी, ये भी हमारे नियमावली में होनी चाहिए। बचत की प्रति राशि क्या होगी, ये भी हमारे नियमावली में। और ऋणों के उद्देश्यों की क्या प्राथमिकता होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ऋण की किस्तें कितनी होनी चाहिए, ये भी नियमावली में पहले से ही एक हिसाब से समझिए कि ये इनका संविधान है ना। जैसे संविधान में नियम कानून को हम पहले से ही निर्धारित कर देते हैं, वैसे ये समझिए कि इनका भी एक छोटा सा संविधान है। पदाधिकारियों का चयन कितने समय के लिए किया जाएगा, ये होना चाहिए, है ना। उसके बाद समय पर राशि जमा न होने पर अतिरिक्त दंड ब्याज का प्रावधान होना चाहिए। क्या बैठक में उपस्थित न होने पर सदस्य को जुर्माना देना होगा, ये भी आपस में ही ये डिसाइड करते हैं दोस्तों। और समूह के गठन के पश्चात खाता तो खुलना ही चाहिए। ये इसकी कुछ नियमावली है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें है स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र। कभी कभी ये आजीविका मिशन के पंचसूत्र के भी नाम से जाना जाता है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है दोनों। क्या होना चाहिए? देखिए, किसी में नियमित लिखा रहता है, किसी में साप्ताहिक लिखा रहता है। तो एग्जाम में अगर नियमित दे दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और साप्ताहिक दे दिया तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो नियमित साप्ताहिक बैठक, दूसरा पंचसूत्र है नियमित साप्ताहिक बचत, तीसरा पंचसूत्र है नियमित आपसी ऋण प्रदान करना, चौथा नियमित ऋण वापसी, और पांचवा हो जाएगा दोस्तों समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना, या अद्यतन बही खाता। ये भी लिख सकता है कि अद्यतन बही खाता दे सकता है आपको, या समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना, ये भी दिया जा सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो आपके पांचों उंगली में, हाथ के जो उंगलियां हैं ना, इसको आप उसी हिसाब से पढ़ लीजिए। पहली उंगली को साप्ताहिक बैठक कर लीजिए, दूसरी उंगली में साप्ताहिक बचत, तीसरी उंगली में कर लीजिए आपसी ऋण प्रदान करना, चौथे उंगली और पांचवें उंगली के हिसाब से आप इसको एकदम ये आपके कंठ में होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। अब देखिए, SHG को कौन कौन से अभिलेख रखने चाहिए। देखिए, पिछले बार के क्वेश्चन में ये आया हुआ है, घुमा कर दे सकता है ये किसी भी प्रकार से। तो एक तो सदस्यता रजिस्टर होना चाहिए उनके पास, उपस्थिति और कार्यवाही पुस्तिका होनी चाहिए, नकदी का रजिस्टर होना चाहिए, सदस्यवार बचत और ऋण की रजिस्टर, मतलब कौन कितना बचत कर रहा है, कौन कितना उधार ले रहा है, बैंक पासबुक होना चाहिए समूह का, और व्यक्तिगत पासबुक तो होना ही चाहिए। ये अभिलेख होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम आते हैं स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आपको सबको रेड कलर में मार्क करके पढ़ना है। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये बैंक लिंकेज कार्यक्रम किसकी अनुशंसा पे किया गया था, तो SK कालिया समिति की अनुशंसा पर। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिएगा भाई इसको,
5 स्टार तो लगा ही लीजिएगा जब भी आप PDF पढ़े तो, ठीक है। क्या हुआ था कि असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए 1992 में नाबार्ड ने इसकी कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो हमने शुरू में ही देख लिया था, है ना। ये है बैंक लिंकेज कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को SHG के लिए बचत खाता खोलने की अनुमति दी गई। SHG चाहे पंजीकृत हो या अपंजीकृत, देखिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, SHG का पंजीकृत होना जरूरी नहीं है, अपंजीकृत वालों का भी खाता खुलेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत बैंक SHG को सामूहिक गारंटी के बदले ऋण देते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इससे किसी प्रकार की, जैसे हम लोन देने जाते हैं तो हमारा पे स्लिप देखा जाता है या ज़मीन के कागजात मांगे जाते हैं, लेकिन इनका ये माना जाता है कि ये सामूहिक गारंटी देते हैं कि ये सभी समूह एक है, तो ये सामूहिक रूप से गारंटी देते हैं कि हम आपका पैसा वापस करेंगे। इनसे कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता दोस्तों, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए, अब कोई भी समूह जब इस बैंक लिंकेज कार्यक्रम से जुड़ने की कोशिश करेगी तो बैंकों ने उनके लिए कुछ शर्त बना के रखा है। क्या शर्त? कि भाई पिछले 6 माह से आपके पास 6 माह से आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हो, मतलब 6 माह से आप एक्टिव हो। दूसरा, समूह का अकाउंट होना चाहिए। अन्य रिकॉर्ड को भी भली भांति तरीके से रखना चाहिए, ठीक है। समूह में जो बचत किया जा रहा है और उधार की प्रक्रिया स्वयं के संसाधनों से सफलतापूर्वक चला रहा हो, मतलब बचत और उधार की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ऐसा ना कि बचत ही नहीं हो रहा हो 6 महीने से, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब हमने देख लिया कि भाई क्या क्या शर्त हैं। चलिए, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी 5 स्टार तो आपको लगाना ही है। क्यों? क्योंकि क्या क्या ऋण NRLM के माध्यम से SHG को दिए जाते हैं, उसके प्रावधान क्या क्या है, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो है परिक्रामी निधि, मान लीजिए रिवॉल्विंग फंड यानी कि RF। ये क्या होता है दोस्तों? प्रति SHG को कम से कम 10,000 और अधिकतम 15,000 की परिक्रामी निधि सहायता जिन्हें पहले RF यानी रिवॉल्विंग फंड नहीं मिला है उनको दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि RF का उद्देश्य क्या है देने का? RF का उद्देश्य संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाना है। इसका उद्देश्य भी आपको पढ़ना है, एक तो प्रावधान फिर उसका उद्देश्य, ठीक है। अब देखते हैं हम कि RF किनको दिया जाएगा। उसके लिए बैंकों ने, नाबार्ड ने, RBI ने कुछ नियम बना के रखे हैं। भाई कम से कम आपको 6 महीने को SHG के रूप में एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 6 महीने का जो समय लिया जाता है वो SHG के गठन से लिया जाता है, न कि बैंक खोलने से। तो ये क्लियर है। मान लीजिए किसी ने 25 जनवरी में गठन किया और उसने क्या किया, मार्च में अकाउंट खोला और फिर वो क्या किए गए, रिवॉल्विंग फंड के लिए मान लीजिए जुलाई में जाते हैं तो 7 महीना हो गया, ठीक है। तो उनका गठन से देखा जाएगा 6 महीना, ना कि बैंक खोला। बैंक तो उसने मार्च में खोला तो उस हिसाब से एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन गठन के हिसाब से एलिजिबल हो जाएगा। और फिर क्या है, SHG को पंचसूत्र का निष्पादन करना चाहिए। तो ये हो गई परिक्रामी निधि के लिए शर्त, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ट्रैप में कभी भी फंसाया जा सकता है। पूंजी सब्सिडी, दूसरा जो प्रावधान था पूंजी सब्सिडी, इसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। जब भी पढ़े आप अपडेटेड ही चीज़ों को पढ़ें, कहीं से भी आप पढ़ेंगे ना तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये क्या हुआ है, 2013 से बंद कर दिया गया है। ये RBI के मास्टर गाइडलाइन में ये दिया हुआ है। 19 में उन्होंने गाइडलाइन जारी किया था और 22 में जारी किया था। तो दोनों गाइडलाइन में इसको विशेष रूप से हाईलाइट करके दिया गया है कि ये बंद कर दिया गया है। व्यापम आपको ट्रैप में फंसाने के लिए ना दे देगी कि सरकार पूंजी सब्सिडी भी देती है, तो वर्तमान में ये बंद है दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा है सामुदायिक निवेश निधि, दैट मीन्स CIF, मीन्स कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये क्या है? ऐसे समूह जो परिक्रामी निधि प्राप्त कर चुके हैं उन्हें CIF उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को ध्यान रखना है आपको। इसका उद्देश्य आजीविका अवसरों का विस्तार एवं अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये इसका उद्देश्य है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें ऋण की अधिकतम सीमा होती है 2.5 लाख,
ठीक है। और शर्त क्या है? वही शर्त जो आरएफ के लिए था, 6 माह से सक्रिय होना चाहिए और पंचसूत्र का उनको पालन करना चाहिए। और एक शर्त और भी आप मान लीजिए पढ़ते होंगे, जब पढ़ेंगे तो आप, कि परिक्रामी निधि वो प्राप्त कर चुके हो। जिनको परिक्रामी निधि नहीं मिला है उनको यह सामुदायिक निवेश निधि नहीं मिलेगा। ठीक है। अब चौथा एक प्रावधान है कि ब्याज संवेंशन लागू करना। ये भी पूछ सकता है कि ये दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। इसमें क्या हुआ है कि डायरेक्ट एसएचजी को ना कुछ फंड नहीं दिए जाते, इसमें एक सब्सिडी दी जाती है बैंक वालों को। थोड़ा समझते हैं। जब एसएचजी बैंकों से लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको क्रेडिट दिया जाता है प्रति एसएचजी अधिकतम 3 लाख रुपए पर, और रखा जाता है ब्याज 7%। तो इसको डे एनआरएलएम के माध्यम से ब्याज दर में सबवेंशन का प्रावधान है किनको? बैंकों को। जैसे 7% में एसएचजी को क्या दिया जा रहा है? लोन दिया जा रहा है। ठीक है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ये बोलेगी बैंक को कि आप ऐसा कीजिए, आप 5% में दे दीजिए या 5.5% में दे दीजिए। अब जो भी 7% के बीच का अंतर है ये हम आपको दे देंगे ताकि एसएचजी के ऊपर भार ना आए। तो ये चारों प्रावधान को आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, और 3 से 4 बार तो एग्ज़ाम के पहले, कम से कम 6 बार तो इसको पढ़ना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आपको याद रखना ही है। भारत सरकार ने एसएचजी को जो लोन दिए जाते हैं ना बैंकों के माध्यम से, उसको प्राथमिकता पात्र क्षेत्र यानी कि पीएसएल, वो क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत शामिल किया है। ये इसका सिंगल लाइनर क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समूह को दिए गए ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में माने जाते हैं। अब ये प्राथमिकता क्षेत्र क्या होते हैं? जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपके जो सर हैं या जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे या बुक में पढ़ेंगे, तो उसमें इकोनॉमिक्स में जब हम आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि बैंकों को आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया है कि भाई आपको कौन कौन से सेक्टर को प्राथमिकता क्षेत्र में रखना है, और सरकार ने प्राथमिकता क्षेत्रों की लिस्ट बना के दे दी है। ठीक है। तो उसमें से एक क्षेत्र ये भी है। बाकी 7-8 क्षेत्र होते हैं, उसको आप इकोनॉमिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे, हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है? बैंक समूह को ऋण स्वीकृत करने से पहले एसएचजी का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। जैसे हमने देखा ना कि ये इस माध्यम से बैंक क्या करते हैं? ऋण देते हैं। तो प्रश्न ये पढ़ते हैं, बैंक समूह को ऋण स्वीकृत करने से पहले समूह का मूल्यांकन किस आधार पर करती है? क्या पात्रता मानदंड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कोई निर्देश है क्या? तो आइए जानते हैं उत्तर। पात्रता मापदंड निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कोई दिशा निर्देश नहीं है। पात्रता मापदंड का निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र है। निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर समूह बैंक का मूल्यांकन ए यानी कि अति उत्तम, बी यानी कि उत्तम, सी यानी कि असंतोषजनक की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है। अब इसकी कौन कौन सी श्रेणी है या क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो इसको जानते हैं। इन चेकलिस्ट जितने भी दिए गए हैं ना कि समूह का आकार क्या होना चाहिए, समूह की नियमित बैठकें, समूह में उपस्थिति, इन चेकलिस्ट के हिसाब से बैंक चेक करेगी कि वो ए श्रेणी में आएगा, बी श्रेणी में, कि सी श्रेणी में आएगा। उस हिसाब से वो क्या करते हैं? श्रेणी में डिवाइड करते हैं बैंक वाले। ठीक है। इस हिसाब से क्या होता है? एसएचजी का श्रेणीकरण भी हो जाता है कि क्यों ए में है, बी में है, सी है। उनके इस श्रेणीकरण के हिसाब से ही बैंक उनको क्या करती है? ऋण देने के समय इसको अपने चेक लिस्ट को देख करके वो आगे रखती है। चलिए अब हम देखते हैं, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं ताकि अब आप जितने भी कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं ना वो आप कितना समझे हैं, और उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनते हैं कि नहीं। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि FAQ। ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। प्रश्न है कि ऋण किसके नाम पर दिए जाते हैं? तो उत्तर, ऋण हमेशा स्वयं सहायता समूह के नाम पर ही स्वीकृत एवं जारी किए जाते हैं। पहला देख लिया। ऋण की अधिकतम सीमा क्या होती है दोस्तों? तो ऋण की अधिकतम सीमा के लिए ऐसा कोई सीमा निर्धारित तो नहीं है, लेकिन बैंक क्या करता है? कर्ज समूह के बचत के आधार पर देती है, और यह बचत कर्ज का अनुपात 1.1 से 1.4 के बीच रखा जाता है। ये लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से देखना है कि कर्ज जब देंगे ना तो वो क्या करेंगे? ये देखेंगे कि तुम्हारा बचत कितना हो रहा है
और तुम कर्ज कितना लेना चाहते हो। तो मान लीजिए उसका बचत है सपोज़ कि 100 रुपये, तो वो क्या करेगा 400 रुपये उसको दे सकता है, मतलब 1/4 के अनुपात में दिया जाएगा। ठीक है, वो वेरी करेगा कि किसका बचत क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण का पुनर्भुगतान कौन करता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप ऐसा कर लीजिएगा इसे। ठीक है, यहाँ भी कर लीजिएगा। एसएचजी करते हैं दोस्तों समूह सामूहिक रूप से पुनर्भुगतान हेतु जिम्मेदार होते हैं, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं, समूह सामूहिक रूप से। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, बैंकों के लिए समपार्श्विक या जिसे इंग्लिश में कोलैटरल सिक्योरिटी या इसको क्या बोलते हैं समपार्श्विक प्रतिभूति या जमानत क्या है। मतलब ये समझिए कि जैसे हम क्या है गांव में साहूकार से जब हम पैसा लेते हैं तो कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमने अपने खेत को गहना धर दिया, गहना रख दिया। ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं गांव में, क्योंकि हम गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो हम तो जानते ही इस चीज़ों को रहे हुए हैं। तो क्या करता है आरबीआई और नाबार्ड ने ना बैंकों को निर्देशित किया है कि भाई आपको एसएचजी से संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। एसएचजी को आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि ऋण हेतु ब्याज की दर क्या होनी चाहिए जो बैंक देता है एसएचजी को। तो बैंकों द्वारा सामान्य दर से कम ब्याज दर रखा जाता है। आरबीआई एनआरएलएम के हिसाब से ये क्या होता है, प्राप्त निर्देश के हिसाब से इनको अपना ब्याज दर रखना होता है। ठीक है, एनआरएलएम इसमें क्या होता है बीच बीच में निर्देश जारी करते रहते हैं। एसएचजी अपने सदस्यों को दिए गए ऋण पर क्या ब्याज दर रखती है उसका निर्णय समूह करती है दोस्तों। फिर भी यह बहुत अधिक नहीं होना चाहिए कि महाजन और साहूकार से तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि हमें महाजन और साहूकार से चंगुल से तो हमें बचाना है ना, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है। तो फिर हमें उनके उसके दर से ज़्यादा नहीं रखना है, कम ही रखना है। चलिए, समूह को प्राप्त ऋण की वापसी की अवधि क्या होगी, ये भी पीवाईक्यू है, पिछले बार आया था 2017 में। समूह से चर्चा करने के बाद ही बैंक ऋण वापसी की अवधि तय करता है और यह अवधि 3 से 5 वर्ष के बीच हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने देख ही लिया था कि एक परिवार के 2 अथवा अधिक सदस्य एक ही समूह के सदस्य बन सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। एक परिवार अर्थात एक चूल्हा से एक ही सदस्य हो सकते हैं। हम परिवार को इकाई मानते हैं दोस्तों, है ना, परिवार एक इकाई होती है और एक इकाई से एक समूह के सदस्य बनते हैं। ठीक है, पदाधिकारियों का चयन कितने समय के लिए किया जाएगा, तो हमने देख लिया था भाई, साधारणतः 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ध्यान रखिएगा। एक गांव में कितने समूह बनाए जा सकते हैं, तो एक गांव में अनेक समूह बनाए जा सकते हैं, ये भी ठीक है। समूह की नियमित बैठक कब, कहां और कितने समय होनी चाहिए। तो देखिए, जो सफल समूह है जिसे हम आदर्श समूह मानते हैं, जो 10 से 20 की संख्या में होते हैं, ये आदर्श समूह में रखा जाता है ना भाई। तो सफल समूह की बैठक सप्ताह में 1 बार होती है। समूह की बैठक सभी सदस्यों के घर में बारी बारी से मंदिर या स्कूल में आयोजित की जानी चाहिए। और समय क्या होनी चाहिए, तो बैठक का समय संध्या यानी शाम के समय रखा जाए तो यह ज़्यादा अनुकूल होगा, क्योंकि सभी अपने दिन के दैनिक कार्यों को ख़त्म करके बैठक में उपस्थित हो सकेंगे। चलिए, अब हमने एसएचजी देख लिया, अब स्वयं सहायता समूह के हम लाभ भी देख लेते हैं। इससे क्या होती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, बचत करने की आदत में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके एक दूसरे की जानकारी को बढ़ाते हैं, सदस्यों के ज्ञान क्षमता और जानकारी में वृद्धि होती है, रुपयों की ज़रूरत पड़ने पर दूसरों पर हमें आश्रित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। कुछ एसएचजी ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रोडक्ट बना करके मार्केट में उसे सेल करते हैं, तो इसके लिए सामूहिक रूप से अपने उत्पादों की बिक्री बाजार में करने का मौका मिलता है, जिससे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि मशरूम उगाते हैं एसएचजी वाले, कुछ गोबर के कुछ जितने भी प्रोडक्ट बना करके सेल करते हैं। दिवाली के समय आपने देखा होगा कि वो गुलाल वगैरह बना के सेल करते थे, है ना। तो ये सब क्या है, एसएचजी को ये दिया गया है काम, है ना। महिलाओं के ऊपर यदि किसी प्रकार का अन्याय गलत निर्णय लिया जाता है तो उसके खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज़ उठा सकते हैं। इससे क्या होती है, महिलाओं के बीच में यूनिटी आती है। तो ये भी इसका सबसे बड़ा एक मुख्य बेनिफिट है कि उनको ये मिलता है। ठीक है, फिर क्या होता है,
बचत राशि का उपयोग कर सकते हैं, ऋण की वसूली। एक मिनट, मेरे ख्याल से हम किसी दूसरे स्लाइड में आ गए हैं। ये स्लाइड इसका नहीं है, ये सॉरी ये इस स्लाइड को हम हटा देते हैं दोस्तों, ये स्लाइड की दूसरे का है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, गलती से आ गया है ये, मैं डिलीट कर दूंगा इसको, जब भी पीडीएफ डालूंगा तो मैं डिलीट कर दूंगा। तो चलिए, आज तो हमने पूरे एसएचजी को चीज़ों को देख लिया, और ये देख लिया कि एसएचजी के जितने भी सीक्वेंस वाइज है पूरे 360 डायमेंशन में हमने देख लिया। एक हिसाब से बोले तो हमने क्या किया है, एसएचजी को पूरा हमने बंजर कर दिया है। अब इससे जो डाउट कुछ भी नहीं बचेगा, जितने भी आपके डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, और काफ़ी डिटेल में हमने देख लिया। ऐसा डिटेल आपको पूरे पीडीएफ में भी पढ़ने को मिलेगा, डोंट वरी। उसको हम क्या करेंगे, आपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, तो आप इजीली इसको पढ़ेंगे। और जैसे हमने हाईलाइट करके पढ़ा है ना, वैसे ही आपको हाईलाइट करके पढ़ना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा दोस्तों, तो जब भी आप रिविज़न करेंगे ना, तो हर चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मुश्किल से 15 मिनट में इसको रिविज़न कर लेंगे। हर पेज को, हर टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जो इम्पॉर्टेंट है उसी टॉपिक को आपको हाईलाइट करना है अलग अलग रंग से, और उसको फिर आपको रिविज़न करना है। अब ऐसा करेंगे, नेक्स्ट सेशन में ना हम ना इसका एक प्रमुख टॉपिक है, मेरे आजकल बहुत चर्चा में है, लखपति दीदी, है ना, लखपति दीदी, ये है लखपति दीदी, ड्रोन चला के बन गई लखपति दीदी। तो क्या लखपति दीदी ड्रोन चला के ही बनती है क्या? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को हम क्या करेंगे और उसको भी डिटेल से देखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है लखपति दीदी वाला कॉन्सेप्ट, उसको भी हम समझेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक मत करिए, कमेंट मत करिए, मुझे लाइक और कमेंट से कोई मतलब नहीं है, और हमें ये सब चाहिए भी नहीं। हम चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धूमधाम से आप एडीओ की तैयारी कीजिए। जो एडीओ की तैयारी में लगे हुए हैं, वो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस के लिए भी हम आपको स्ट्रेटजी धीरे धीरे करके बताएंगे, और उसके कुछ क्लासेस भी हम चालू करेंगे। तब तक एडीओ वाले तो इस पर भिड़ जाइए भाई, क्योंकि लगभग अगर 15 तारीख को मैं मान लूँ, 15 फरवरी से 15 मार्च, अप्रैल, मई और जून, 15 जून को मेरे ख्याल से इसका एग्ज़ाम है। तो भाई सॉलिड 4 महीने हैं आपके पास, बहुत समय है, पर्याप्त समय है। धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। टाइम टेबल भी हम एक बनाने की कोशिश करेंगे, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या है, इस बार इसका सिलेक्शन ले लेंगे भैया। एडीओ तो बनना ही है। ठीक है भैया, जय राम जी, जय जवाहर।